नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तैयारी 4.0 की संभावना अभी लग रही है कि आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। शुरू करते हैं आज की पहले क्लास के साथ हम लोग। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। यानी जो जयशंकर प्रसाद की कृत है प्रलय की छाया, इसके केंद्र में कौन है? महाराणा प्रताप है, यानी महाराणा प्रताप का पराभव है, पद्मिनी का अग्निदाह है, या फिर जल प्रलय है, या रानी कमलावती का पश्चाताप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी कमलावती का पश्चाताप। अगर हम लोग यहाँ पर देखें साथियों, तो जयशंकर प्रसाद की जो कृत है प्रलय की छाया, इसकी विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप माना जाता है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है। यह रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन को व्यतीत करती है। यह रचना पहली बार 1931 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर हंस पत्रिका की बात करते हैं तो यह प्रेमचंद की पत्रिका है। यह प्रेमचंद की पत्रिका मानी जाती है और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है ये 1930 ईस्वी में बनारस से होता है, बनारस से माना जाता है। क्लियर है। बाद में लहर यानी 1933, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद बाद में लहर नामक काव्य संग्रह में इसको संकलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा है, या फिर जयशंकर प्रसाद निराला को कहा है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर जयशंकर प्रसाद को, या फिर महादेवी वर्मा को? तो साथियों, इन्होंने किसको कहा है? जयशंकर प्रसाद को कहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे पंत हो, चाहे निराला हो, जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा, ये सभी छायावादी हैं, छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। सॉरी। आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अणिमा किसकी रचना है? देखिए, अणिमा जो रचना है साथियों, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना मानी जाती है। बेसिकली अणिमा जो है 1943 में इसका प्रकाशन होता है, 1943 में इसका प्रकाशन होता है, ईस्वी में यह प्रकाशित होता है। और अणिमा एक काव्य संग्रह है। यह एक काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है? तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह एक काव्य संग्रह है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना मानी जाती है। निराला की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो अनामिका है, आपका परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, बेला है, नए पत्ते और आराधना, ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? पहला कह रहा है आपका कि जयशंकर प्रसाद की कविता को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा। बेसिकली अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनकी कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको मधुचर्या का कवि कहा है। और ध्यान रखेंगे साथियों कि माधुर्य गुण किन किन रस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस, इसके बाद करुण रस, और साथ ही साथ शांत रस की हम लोग बात करें तो शांत रस में, इन तीनों रस में पाया जाता है। यानी माधुर्य गुण किस में पाया जाता है भाई? तो श्रृंगार रस में पाया जाता है, इसके बाद करुण रस में पाया जाता है, और साथ ही साथ शांत रस में भी पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको मधुचर्या का कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा हुआ है? नकीनवाद में खैर 3 लोग आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो नकीनवाद से जुड़ने वाले कौन है भाई? केसरी कुमार, ये नकीनवाद से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रपत्तवाद को ही हम लोग नकीनवाद के नाम से जानते हैं।
ठीक है। प्रपदवाद को हम लोग नकेनवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि सम्मिलित हैं। और बिहार के 3 कवियों में आप देख सकते हैं कि नलिनी लोचन शर्मा है, इसके बाद केसरी कुमार है, और साथ ही साथ नरेश। इनके नाम प्रथम अक्षरों को आधार मान करके नकेन बनता है। प्रपद्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो नलिनी लोचन शर्मा ने किया था। 1956 ईस्वी में इसको प्रकाशित नकेन के प्रपद संकलन से किया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है, यानी किसकी रचना का आधार कठोपनिषद माना जाता है। पहला कह रहा है कि अंधायुग की, या आत्मजयी, या महाप्रस्थान, या फिर आर्यावर्त। तो साथियों देख सकते हैं कि जो आत्मजयी रचना है, ठीक है, जो आत्मजयी रचना है इसका जो आधार है वो कठोपनिषद माना जाता है। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं आत्मजयी की, तो आत्मजयी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है और इसके लेखक कुंवर नारायण है। आत्मजयी एक प्रबंध काव्य माना जाता है। अगर कुंवर नारायण की रचना की बात हम लोग करें तो चक्रव्यूह है, हम परिवेश हम तुम है, आपने सामने है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने, एक प्रबंध काव्य भी है इनका। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है, यानी कौन से ऐसे कवि हैं जो दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, या फिर नरेश मेहता। तो कुंवर नारायण जो है वो दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं माने जाते हैं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि कुंवर नारायण जो है वो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि ये तीसरे सप्तक 1959 में इसका प्रकाशन होता है और तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अगर हम तीसरे सप्तक के कवि की बात करें, तीसरे सप्तक के कवियों की बात करें तो तीसरे सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी आते हैं। आप देख लीजिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी आते हैं, इसके बाद मदन वात्स्यायन आते हैं, विजय देव नारायण शाही आते हैं, कुंवर नारायण आते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह है, और कीर्ति चौधरी माने जाते हैं। यहीं पर दूसरे सप्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे सप्तक के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंत माथुर है, हरिनारायण घनश्याम व्यास है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। पहला मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर निराला की है, नागार्जुन की है, या फिर अज्ञे जी की मानी जाती है। तो प्यारे साथियों, जो नदी के द्वीप रचना है ये डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर कि नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। अज्ञे की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो चिंता है, भग्नदूत है, हरि घास पर क्षण भर है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, इत्तलम इत्यादि अज्ञे की रचनाएं मानी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करते हैं तो जयद्रथ वध है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, इसके साथ साथ जय भारत है, भारत भारती है। अगर निराला की रचनाओं की हम बात करते हैं तो निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते, अड़िमा, गीत कुंज, आराधना और बेला है। साथियों, नागार्जुन की रचनाओं की बात करते हैं तो अकाल, और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, और कालिदास, ये नागार्जुन की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से किस कवि की रचना चौथा सप्तक में है, यानी चौथे सप्तक में किन किन कवियों की रचना मानी जाती है। पहला कह रहा है कि विजय देव नारायण शाही, तो इनकी चौथे सप्तक में नहीं है। दूसरा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं, नंद किशोर आचार्य, जी हाँ, नंद किशोर जो आचार्य हैं इनकी रचना चौथे सप्तक में देखने को मिल जाती है। साथियों, नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथे सप्तक में है। चौथे सप्तक में जो सम्मिलित कवि माने जाते हैं इसमें अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती है, नंद किशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा है, और राजेंद्र किशोर जी को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन गिलक्रिस्ट, दोनों बात एक ही है, कि अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। पहला कह रहा है कि श्रीरामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, या फोर्ट विलियम कॉलेज, या प्रेसिडेंटी कॉलेज। तो आप देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है। बेसिकली फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे जॉन गिलक्राइस्ट हैं।
जॉन गिलक्रिस्ट या जॉन गिलक्राइस्ट माने जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18 अगस्त 1800 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। आप देख भी सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल नियाज, ये 4 लोग इसके उन्नायक माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसको मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। प्यारे साथियों, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये भारतेंदु की रचना मानी जाती है, भारतेंदु का नाटक है और इसको हिंदी का पहला मौलिक नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटकों की अगर हम बात करें तो चंद्रावली है, विशस्य विषमौसदम है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगनी है और सती प्रताप। सती प्रताप इनका एक अधूरा नाटक माना जाता है, जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कह रहे इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? पहला कह रहा है कि मोहन राकेश ने या जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या फिर सुरेंद्र वर्मा जी ने। तो सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं उसमें आते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन आते हैं भाई? जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। आप देख सकते हैं कि दिए गए नाटककारों में जयशंकर प्रसाद जो है वो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने भी जाते हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त आदि नाटक जो हैं वो ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं और सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था? वही मोहन राकेश का जो अपूर्ण नाटक है पैर तले जमीन, इसको अनीता राकेश जी नहीं, कमलेश्वर, जी हाँ कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था। किसने? कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था। आप देख भी सकते हैं कि मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया था। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख अगर नाटकों की बात करते हैं तो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे इत्यादि माने जाते हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। सुरेंद्र वर्मा के अगर प्रमुख नाटक की बात करते हैं तो द्रौपदी, श्वेतबंधु, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी इत्यादि ये धर्मवीर भारती के नाटक सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक माने जाते हैं। तथा धर्मवीर भारती का जो प्रमुख नाटक है वो है अंधायुग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो भाई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग हिंदी के प्रथम उपन्यासकार जानते ही हैं, लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास की, तो लाला श्रीनिवास दास की एक कृति है जिसका नाम है परीक्षा गुरु। 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास की कृति को प्रमुख यानी पहला जो है कि उपन्यास मानते हैं ये परीक्षा गुरु। साथियों इसमें परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ, दिल्ली के एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कहानी इसमें वर्णित है। ठीक है, जिसमें कि इनका पुत्र भौतिकवादी और चकाचौंध दुनिया में आकर के पूरी संपत्ति को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि श्रद्धाराम फिल्लोरी कृत उपन्यास भागवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है। किशोरीलाल गोस्वामी के अगर उपन्यासों की बात करते हैं तो अंगूठी का नगीना है, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी है, लवंग लत्ता व आदर्श बाला माना जाता है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करते हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान इत्यादि माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
कर मेला अंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? पहला कार्य कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, या राजनीतिक उपन्यास है, या आंचलिक उपन्यास है, या फिर ऐतिहासिक उपन्यास है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि जो मेला आंचल है यह एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल के जो रचनाकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, ये फणीश्वरनाथ रेणु माने जाते हैं, जो कि इन्होंने मेला आंचल लिखा है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो मेला आंचल है ये आंचलिक उपन्यास है, और आंचलिक उपन्यास की विशेषता ये है कि ये 1950 के बाद लिखे गए, ये लिखे गए हैं, और इसमें गांव की संस्कृतियों का वर्णन देखने को मिल जाता है आंचलिक उपन्यासों में। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसको स्वीकार किया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि फणीश्वरनाथ जो रेणु हैं, इन्हें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। क्लियर है? फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य उपन्यासों की बात करें तो मेला आंचल है, प्रति परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये प्रमुख इनके उपन्यास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाई जितने भी प्रकार के जितने भी जासूसी उपन्यास लिखे गए हैं इसमें इस तरह की बातें की गई हैं। गोपाल राम गहमरी इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कॉनन डायल कहा जाता है। हिंदी का कॉनन डायल कहा जाता है। ठीक है, तो गोपाल राम गहमरी को क्या कहते हैं? हिंदी का कॉनन डायल कहते हैं। चूंकि 19वीं सदी में सर आर्थर कॉनन डायल के जासूसी उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध हुए थे। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं और देख भी सकते हैं आप कि चाहे हम सरकटी लाश की बात करते हैं, जासूस की भूल हुआ, गुप्त भेद हुआ, जासूस पर जासूसी हुआ, जासूस की अयारी, खूनी कौन, ये सभी गोपाल राम गहमरी के लिखे गए उपन्यास हैं। और गोपाल राम गहमरी का एक जासूस नामक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था, जासूस पत्रिका। ठीक है, ये कहां से हुई थी? तो गहमर से। गहमर, चूंकि ये गहमर गांव के रहने वाले हैं, गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास माने जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि धूर्त रसिकलाल हुआ, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, ये सब लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? जो यादों की परछाइयां हैं इसकी विधा क्या है? पहला कार्य कि डायरी शैली में लिखा गया है, या यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, या फिर जीवनी है? तो आत्मकथा यह माना जाता है। आप देख सकते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री यादों की परछाइयां आत्मकथा विधा के ये अंतर्गत आती हैं। और चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1956 ईस्वी में यादों की परछाइयां के नाम से, और दूसरा भाग 1963 ईस्वी में मेरी आत्मकथा कहानी नाम से इन्होंने प्रकाशन किया था इसका। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर बल्कि मानव रूप में बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यह कह रहा है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है। भाई मणिकर्णिका जो आत्मकथा है वो किसकी आत्मकथा मानी जाती है? पहला कार्य कि कमल भारती की है, मोहन नैमी सराय की है, जयप्रकाश करदम की है, या फिर तुलसी राम की है? तो मणिकर्णिका जो है ये तुलसी राम की आत्मकथा मानी जाती है। साथियों आप देख सकते हैं यहां पर कि मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम की आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहला है मुर्दहिया,
2010 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित होता है और 2013 में इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका के नाम से प्रकाशित होता है। जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा मानी जाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यह कह रहा है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है। तो भाई सिंहावलोकन महादेवी वर्मा की है या यशपाल की है या नागार्जुन की है या फिर हरिवंश राय बच्चन की है। तो किसकी आत्मकथा मानी जाती है सिंहावलोकन। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा मानी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंहावलोकन की तो ये यशपाल की आत्मकथा है जो 3 खंडों में क्रमशः 1951 ईस्वी में 1952 ईस्वी में तथा 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। तो भाई बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का पहला संस्मरण उन्होंने लिखा था। कह रहा है कि 1910 ईस्वी में 1918 ईस्वी में 1916 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में लिखा था। तो प्यारे साथियों 1907 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का पहला संस्मरण लिखा है। आप देख सकते हैं कि जो बाल मुकुंद गुप्त हैं इन्होंने 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का पहला संस्मरण लिखा है। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर को देखते हैं। करे विशाल भारत एक पत्र है, ये पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था। दिल्ली से, जबलपुर से, कलकत्ता से या फिर इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। साथियों ध्यान रखेंगे कि जो विशाल भारत पत्र है इसका प्रकाशन कहां से होता है, कलकत्ता से होता है। कहां से होता है, कलकत्ता से होता है। आप देख भी सकते हैं कि जो विशाल भारत पत्र है इसका प्रकाशन कलकत्ता से, हालांकि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ये माना जाता है विशाल भारत। ठीक है, अब देखिए विशाल भारत पत्र के संपादक जो हैं ये पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है और इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बनारसी दास जी ने सन 1928 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इसका संपादन भी करते रहे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था। एनी बेसेंट या मिस्टर ह्यूम या महात्मा गांधी या फिर निवेदिता। तो आप देख सकते हैं कि जो एनी बेसेंट हैं ये थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रचारक मानी जाती हैं। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंटी में स्थापित हुई थी जिसका मुख्यालय अडयार में था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था। तो बहुजन अधिकार एक पत्र है जिसका प्रकाशन मेरठ से होता है। कहां से होता है, मेरठ से होता है। साथियों बहुजन जो अधिकार है ये पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मेरठ से होता है और मोहनदास नैमिषारण्य इसके संपादकत्व का कार्य संभाले थे। अक्टूबर 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था। विकल्प ए कह रहा है कृष्णा सोबती को, मृदुला गर्ग को, चित्रा मुदगल को या फिर मन्नू भंडारी को। तो कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण इतिहास के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। और हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा, जिनको कि यामा के लिए 1982 ईस्वी में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। तो भाई सौंदर्य की व्याख्या करते हुए जो क्रोंचे हैं इन्होंने कुल मिलाकर के अभिव्यंजना के 4 सिद्धांतों का, 4 स्तरों का उल्लेख इन्होंने किया है। कितने स्तरों का, 4 स्तरों का उल्लेख किया है। आप देख सकते हैं कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है।
क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं। पहला कौन सा है? अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजना है और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये जो मैं 25 क्वेश्चन आपको लगातार करा रहा हूं, एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और जो ज्ञान है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। साथियों, हमारे साथ डेली आप इस वीडियो को देखा करिए। ये वीडियो हमारी शाम के लगभग 7 बजे से 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास ये अपलोड कर दी जाती है। इसका जो PDF है वो आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर SANNIWESH सन्निवेश सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वैसे टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो में दिया गया है, तो वहां से भी आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात करते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।